नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ चल रही है। हमारा क्रांति बैच चल रहा है, सफलता सीरीज चल रही है और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है, सिलेबस बाय सिलेबस हम क्या कर रहे हैं, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर रहे हैं। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थोड़ी फीवर के कारण। कल हमारा होना था व्यक्तित्व के बारे में, हम पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो कल की क्लास आज हो रही है, तो हम चर्चा परिचर्चा करेंगे व्यक्तित्व के बारे में। आपके सिलेबस में जितना है व्यक्तित्व, अर्थ, परिभाषा, ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार जितना भी है और व्यक्तित्व से संबंधित जो क्या होते हैं, परीक्षण होते हैं, ठीक है, शाही धब्बा परीक्षण हो गया, ठीक है, टेट हो गया, इन सभी परीक्षणों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहां से निःशुल्क इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है, ठीक है। आप लोग सुनते आ रहे हैं व्यक्तित्व, ठीक है, आप बोलते हैं कि यार मोहन का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी क्या अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो हम जानेंगे आखिर व्यक्तित्व क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है, ठीक है। तो व्यक्तित्व निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है, हो जाती है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो व्यक्तित्व का निर्माण उसके परिवार से होती है, ठीक है। परिवार में उसके माता पिता, ठीक है, दादा दादी, भाई बहन, ठीक है, परिवार के बाद आपका पड़ोस के बाद आपका समाज, ठीक है। तो व्यक्तित्व का शुरुआत कहाँ से, पहला ही स्तर क्या है, परिवार है। जैसे बालक की पहली शिक्षा उसकी माता से और परिवार से होती है, वैसे ही व्यक्तित्व का निर्माण भी परिवार से होता है, ठीक है, तथा समाज में जाकर पूर्ण बनता है। जैसे शिक्षा समाज में जाके पूर्ण बनता है, विद्यालय जाता है, उसके बाद उसके जो नैतिक मूल्य होते हैं वो समाज में जाके, उसके सामाजिक मूल्य समाज में जाके विकसित होते हैं। वैसे व्यक्तित्व शुरुआत तो होती है परिवार से, लेकिन इसका पूर्ण विकास यह पूर्ण कहाँ, समाज में जाकर बनता है, ठीक है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति की बात करूं तो लैटिन भाषा के पर्सोना, ठीक है, कौन से भाषा से हुई है पूछेगा, तो लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा या नकाब होता है। पूछ लेगा आपसे निम्नलिखित में से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, और कौन से शब्द, पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब होता है, ठीक है। अब देखो व्यक्तित्व संबंधी आपके दृष्टिकोण होते हैं, उसमें क्या सामान्य दृष्टिकोण हो गया, दार्शनिक दृष्टिकोण क्या था, समाजशास्त्री दृष्टिकोण क्या था, और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इन्होंने क्या बोला व्यक्तित्व के बारे में, तो पहला इन्होंने क्या, सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार क्या बोला, जो व्यक्ति रूप, रंग, भाषा तथा वेशभूषा की दृष्टि से जितना अधिक प्रभावित करता है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है, ठीक है। देखो अगर बात करें कि व्यक्तित्व की हम सामान्य या व्यक्तित्व का हम सामान्य दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा देने की बात करें, व्यक्तित्व को समझने की बात करें, तो व्यक्तित्व क्या है कि व्यक्तित्व वह व्यक्ति है जो रूप हो गया, रंग हो गया, भाषा हो गया, वेशभूषा की दृष्टि से जितना अधिक प्रभावित करता है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व का माना जाता है, ठीक है। दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व का होता है। क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति संपूर्णता का जितना आदर्श होगा वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व का होगा, ठीक है। और समाजशास्त्रीय आधार पर क्या हो गया, व्यक्तित्व उन गुणों का संगठन है जो समाज में उसका स्थान निर्धारित करते हैं। क्या, कौन से गुण, जो गुण आपके अंदर हैं जो आपको समाज में स्थान निर्धारित करते हैं, समाज में आपको क्या एक कुशल या अच्छा क्या देते हैं, स्थान देते हैं, वही व्यक्तित्व है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, जो व्यक्ति ईद हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो का समन्वय है, ठीक है। ईद हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो। आप बोलते हैं ना कि श्याम में तो बहुत ही ईगो है, ठीक है, इतना ईगो उसमें किस बात का है, तो ईद, ईगो, सुपर ईगो का क्या होता है, समन्वय होता है। समन्वय मतलब इन तीनों का जोड़ होता है, इन तीनों का मिश्रण होता है, जिसके अंदर ईद भी होगा, ईगो भी होगा, सुपर ईगो भी होगा, तीनों चीज शामिल होगी, समन्वय बोलते हैं, ठीक है। तो उसका उतना ही अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला, व्यक्तित्व क्या है, H ×
तो ई बराबर क्या है, पी है। एच मतलब क्या है, हेरिडिटी, जो आपका वातावरण है, ठीक है। ई मतलब आपका क्या, एनवायरनमेंट, जो आपका वातावरण है, ठीक है। हेरिडिटी, एच मतलब वंशानुक्रम हो गया, ठीक है। सॉरी, पहले मैंने वातावरण बताया, एच मतलब हो गया आपका वंशानुक्रम, ई मतलब आपका एनवायरनमेंट, वातावरण हो गया, पी बराबर पी क्या, पर्सनालिटी, ठीक है। तो क्या बोला, जो व्यक्तित्व है वो क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल है, ठीक है। व्यक्तित्व क्या है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी प्लस क्या, एनवायरनमेंट, वातावरण का क्या है, गुणनफल ही क्या है, पर्सनालिटी है, ठीक है। जो आपको क्या, आपके पूर्वजों से मिलता है, वंशानुक्रम मिलता है, वंश के अनुसार, ठीक है, चलता है। आपको कुछ न कुछ विशेषताएं आपके दादा परदादा की मिलती हैं, और उसके साथ जो आप वातावरण में जी रहे हैं, वर्तमान समय में कैसे समाज में जी रहे हैं, कैसे पर्यावरण में हैं, उन दोनों को गुणा करोगे, उन दोनों का मिश्रण बराबर क्या है, उन दोनों का ही मिश्रण क्या है, पर्सनालिटी है, ठीक है। तो आइए अब कुछ परिभाषाएं जानेंगे इसके बारे में। तो आर.बी. कैटन ने क्या कहा, ठीक है, पर्सनालिटी के बारे में क्या कहा, व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा, तो इसकी परिभाषाएं, डेफिनेशन जानते हैं। देखो, इन्होंने बोला जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, वह व्यक्तित्व है, ठीक है। किसने कहा, आर.बी. कैटन ने कहा कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर सकेगा या क्या करेगा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, व्यक्तित्व बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू आर.बी. कैटन, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या बोला, व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण उसका व्यक्तित्व है, ठीक है। जो आपका व्यवहार है, जो एक बालक, एक व्यक्ति का जो समूचा क्या होता है, समूचा मतलब सारा जो उसके गुण होते हैं, उसके जो व्यवहार है, व्यवहार का जो गुण है, उसके समाज में रहना, खाना पीना, लोगों के साथ बात करना, ठीक है, और दूसरों के साथ उसका जो व्यवहार है, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तित्व बोलेंगे। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा, ठीक है। ऑलपोर्ट ने क्या कहा, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है, ठीक है। वैलेंटाइन महोदय ने बोला कि व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित क्या है, परिवर्तितियों का योग है। किसने बोला, वैलेंटाइन ने बोला जो व्यक्तित्व है वो जन्मजात और अर्जित क्या है, परिवर्तियों का क्या है, योग है, ठीक है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आए बोरिंग ने क्या बोला, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन है। क्या बोल दिया बोरिंग ने, जो व्यक्तित्व है, ठीक है, जो मनुष्य का, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो वातावरण के साथ क्या होता है, सामान्य, स्थायी और समायोजन को हम व्यक्तित्व बोल सकते हैं, ठीक है। वाटसन जिन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने बोला हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, हम जो कर रहे हैं वही हमारा क्या है, व्यक्तित्व है। किसने बोला, वाटसन ने बोला। इंपॉर्टेंट है, वाटसन की परिभाषा पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, तो वाटसन महोदय ने कहा, ठीक है। आइजेंक के अनुसार, आइजेंक ने क्या बोला कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान शक्ति व शरीर का स्थायी व टिकाऊ संगठन है। क्या बोला आइजेंक ने, जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के चरित्र हो गया, ज्ञान शक्ति हो गया, शरीर गठन का स्थायी व टिकाऊ संगठन जो वातावरण व उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, वही व्यक्तित्व है, ठीक है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आते हैं मन महोदय ने क्या बोला, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीके, रुचियों तथा योग्यताओं का क्या है, विशिष्ट संगठन है। मन ने क्या बोला, व्यक्ति का व्यवहार हो गया, तरीके हो गया, ठीक है, उसकी रुचियां होगी, उसकी जिज्ञासा होगी, उसकी योग्यता, एबिलिटीज होगी, उन सभी का विशिष्ट संगठन ही व्यक्तित्व है, ठीक है। देखो, वाल्टर मिसेकर ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी, ठीक है, किसकी पुस्तक है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक लिखी कि इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी, तो किसकी है, वाल्टर मिस्केल की पुस्तक है। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न में होता है, व्यक्तित्व का व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न में होता है जो प्रत्येक व्यक्ति जिंदगी की परिस्थितियों के साथ समायोजन का निर्धारण करता है, वही क्या है, व्यक्तित्व है। किसने बोला ये वाल्टर मिस्केल ने बोला, ठीक है। उनकी कौन सी पुस्तक थी बताओ, मैंने अभी आपको पुस्तक की नाम बताई। नेक्स्ट आपके महोदय आते हैं डेसिल महोदय, तो इन्होंने बोला व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का समूचा संपूर्ण क्या है, चित्र है, ठीक है। एक व्यक्ति का व्यवहार है, वो कैसे बात कर रहा है, उसका क्या व्यवहार है, उसकी वाणी क्या है, वो कैसे खाता है, कैसे समाज में रहता है, ठीक है, अन्य लोगों के साथ उसके संबंध क्या है, तो उसका जो संगठित व्यवहार है, व्यवहार के अंतर्गत की उसकी सारे गुण आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका संपूर्ण चित्र ही क्या है, व्यक्तित्व है। किसने बोला, डेसिल महोदय ने बोला, ठीक है। गिलफोर्ड की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का क्या है, समन्वित रूप है। किसने, गिलफोर्ड ने कहा जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है व्यक्ति के गुणों
का क्या है, समन्वित रूप है। ठीक है, आप जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है व्यक्तित्व की। तो आत्मचेतना होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तित्व की विशेषता, जिस व्यक्ति में आत्मचेतना है, ठीक है, उसका उतना ही अच्छा क्या होगा, व्यक्तित्व होगा। ठीक है, सामाजिकता होनी चाहिए उसमें, समाज में उसमें घुलने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, समाज में रह समाजशील, उसमें समाजशीलता होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए उसमें, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा होगा। ठीक है, गत्यात्मक और गतिशीलता होनी चाहिए, डायनामिक होना चाहिए उसने। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तम शरीर व मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, शरीर से भी उसने उत्तम होना चाहिए और मस्तिष्क से भी उसने उत्तम होना चाहिए। किसने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या है, निवारण है, किसका स्टेटमेंट है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उत्तम समायोजन शक्ति होना चाहिए, वुडवर्थ ने बोला कि उसमें विकास की क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी उसने होना चाहिए, अनुक्रम का उसमें होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए। ठीक है, और गोल डायरेक्टेड होना चाहिए, उसने लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए और संवेगी स्थिरता उसमें होनी चाहिए। तो व्यक्तित्व की इतनी क्या है आपकी विशेषता है। एक अच्छे व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने उनके बारे में परिचर्चा की। ठीक है, व्यक्तित्व के आयाम और तत्व क्या क्या है, तो इसमें आपका एक है शारीरिक तत्व, एक है बौद्धिक तत्व, एक है भावात्मक तत्व, एक है सामाजिक तत्व, एक है कल्पनात्मक तत्व। तो सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो पहला आपका इसके आयाम या तत्व में है क्या, शारीरिक तत्व। क्या होता है इसमें, रूप, आकार, भार, आवाज, नाड़ी संस्थान, ग्रंथि संस्थान आदि स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। शारीरिक तत्व में शरीर संबंधित, ठीक है, कैसा उसका स्वास्थ्य है, ठीक है, कैसा उसका आकार है, रूप है, भार है, आवाज है, नाड़ी है, संस्थान है, ग्रंथि संस्थान है, इन सभी उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत किस तत्व के अंतर, शारीरिक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, बौद्धिक मतलब जो बुद्धि से आप सोच रहे हैं, स्मृति हो गया, कल्पना हो गया, विचार, तर्क, निरीक्षण, निर्णय, ध्यान, बुद्धि व समायोजन की योग्यता किस में आ जाएगा, ये बौद्धिक तत्व में आ जाएगा। ठीक है, और जो भावात्मक है, भावात्मक क्या आ जाएगा, अंतर्मुखी, बहुर्मुखी, प्रसन्न चित्त, उदास, साहसी, कायर, प्रेमयुक्त, मनोविनोदी आदि इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, बौद्धिक तत्व में क्या क्या आएगा बता दिया। भावात्मक में जो उसकी इमोशन से जुड़े हुए हैं, जो उसके भाव से हैं, फीलिंग, उसमें अंतर्मुखी है, बहुर्मुखी है, प्रसन्न चित्त है या क्या है, उदास वाला व्यक्ति है, साहसी है या कायर है या प्रेमयुक्त है या मनोविनोदी आदि इसमें किसमें, भावात्मक तत्व में आ जाते हैं। सामाजिक में आपको पता है कि समाज के उसमें उसके क्या व्यवहार है, समाज की उसकी कैसी सामाजिक कैसी दृष्टि है, उसके विचार हो गए, समायोजन हो गया। ठीक है, तो उसमें सामाजिक का क्या होता है, प्रभावशीलता होती है। और अंतिम में आपका इसमें तत्व में संकलनात्मक क्या है, तत्व है। ठीक, तो इसमें इच्छा शक्ति, रुचियां, चरित्र व समायोजन की योग्यता आदि आती है। तो आपको हमने बताया कि व्यक्तित्व आयाम तत्व, शारीरिक तत्व में क्या क्या आता है, बौद्धिक तत्व हो गया, भावात्मक तत्व हो गया, सामाजिक तत्व हो गया और संकलनात्मक तत्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम क्या हैं। तो इसके प्रमुख उपागम क्या हैं, तो पहला इसमें आता है आपका क्या, टाइप अप्रोच की बात करो तो टाइप अप्रोच में पहला प्रारूप उपागम आता है, व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार विशेषताओं को मापन करता है। ठीक है, इसमें चरक संहिता, चरक कौन थे, एक चिकित्सक थे। ठीक है, इन्होंने बताओ अपने चरक संहिता में हड्डियों की, बोन्स की संख्या कितनी बताई थी, मुझे बताना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपके कि इन्होंने बोन्स की संख्या कितनी बताई, कि कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। ठीक है, तो वाक, पित्त, कफ, त्रिगुण होते हैं, सत होता है, रज होता है, तम होता है। ठीक है, इसमें कैसे व्यक्तित्व आते हैं, क्रेस्मर हो गया, सेल्डन हो गया, हिप्पोक्रेटस हो गया, युंग हो गया, फ्रीडमैन और क्या रोजमैन आदि व्यक्तित्व प्रकार आते हैं किसमें, प्रारूप उपागम में। ठीक है, दूसरा है विशेषक उपागम। ठीक है, तो इसमें विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है। इसमें ओलपोर्ट की विशेषक सिद्धांत, प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक व गौण विशेषक होते हैं। कैटेल का व्यक्तित्व कारक, कैटेल ने कितने कारक बताए, 16 कारक बताए व्यक्तित्व के। ठीक है, आइजेंक का सिद्धांत जिसमें तंत्रिका क्या, तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता के बारे में बताया इन्होंने, और बहिर्मुखिरता बनाम अंतर्मुखिरता, मन स्थापित बनाम सामाजिक आदि आते हैं किसमें, विशेषक उपागम में। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, मनोगतिक उपागम, इसमें सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण क्या आता है, उपागम आता है। ठीक है, जो मनोगतिक है इसमें सिगमंड फ्रॉइड का क्या आता है, मनोविश्लेषण क्या आता है, उपागम आता है। चौथा आपका क्या है,
फ्राइडवादी उपागम, जिसे आप नव विश्लेषणवाद के भी नाम से जानते हैं, जिन्होंने फ्राइड के साथ मिलकर काम किया। बाद में उन्होंने इसमें फ्राइड के तत्व को स्थान को क्या, सृजनात्मकता, क्षमता, सामाजिक कारकों आदि मानवीय गुणों पर बल दिया। इसमें निम्न सिद्धांत थे। पहला, कार्ल युंग ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान यह मानता है कि व्यक्तित्व में प्रतिस्पर्धा शक्तियाँ और संरचनाएं कार्य करती हैं तथा सामूहिक अचेतन पर बल। युंग ने मदर आर्किटाइप, फादर आर्किटाइप, हीरो आर्किटाइप, अनीमा, एमोमस, शैडो का प्रयोग भी किया है। ठीक है, किसने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जिस बोला गया कि क्या, मदर आर्किटाइप हो गया, फादर आर्किटाइप हो गया, हीरो आर्किटाइप हो गया, अनीमा, एमोमस हो गया, शैडो का प्रयोग किया, तो ये युंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कैरिन हार्नी आते हैं, तो ये आशावादी थे। इन्होंने क्या बोला, फ्राइड की अनुयायी थे ये भी। कौन, कैरिन हार्नी। तो इन्होंने बोला जिसने मानव समृद्धि, आत्मसिद्धि व मानव जीवन के आशावादी दृष्टिकोण पर बल दिया है। फ्राइड ने इस विचार का कि महिलाएं हीन होती हैं, महिलाएं क्या होती हैं, हीन होती हैं, का विरोध किया है। तो किसने महिलाएं हीन होती हैं का विरोध किया, कैरिन हेनरी ने किया था, आशावादी थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल्फ्रेड एडलर। तो ये क्या है, जीवन शैली। इन्होंने क्या बोला, सामाजिक अभिरुचि, एडलर सिद्धांत व्यष्टि। ठीक है, व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक भी इन्होंने इसे कहा है। व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट एरिक फ्रॉम आते हैं। तो मानवीय व्यवहार, फ्रॉम ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है, सामाजिक कारकों को महत्व दिया है। एरिक एरिक्सन अन्यन्यता की खोज में इरिक्सन के व्यक्तित्व के तर्कयुक्त सचेतन अहम की प्रक्रिया पर बल दिया है। यह अहम अन्यता प्रमुख किशोर व्यवस्था में उत्पन्न होता है तथा स्वयं की पहचान से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा इसमें है आपका व्यवहारवादी उपागम बताया। तो व्यवहारवादी क्या होता है, वातावरण अनुक्रिया को व्यक्तित्व में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी क्या मानते हैं, जो वातावरण है उसे अनुक्रिया को व्यक्तित्व में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपागम। यह सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्तित्व को समझने पर बल देती है। ठीक है, संस्कृति, ठीक है, जो सांस्कृतिक आपका जो कल्चरल है, ठीक है, जो कल्चरल आपका एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको समझने में ये बल देती है। सातवां आपका है मानवतावादी उपागम। कार्ल रोजर्स, अब्राहिम मैस्लो। रोजर्स ने पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति तथा मैस्लो ने आत्मसिद्धि पर बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8 नंबर है विमीय उपागम। तो इसमें व्यक्तित्व की व्याख्या एक प्रकार के रूप में की जाती है। इसमें आइजेंक का सिद्धांत और क्रोस्टामेक का सिद्धांत आते हैं विमेय उपागम में। ठीक है, नौवां है भाव मूलक उपागम। विशिष्ट व्यक्तियों के व्यक्तित्व की व्याख्या करना। ऑलपोर्ट का सिद्धांत इसमें सम्मिलित है। और अंतिम है आपका 10वां नियमावेशी उपागम। तो इसमें अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति की तुलना कुछ खास विमाओं जैसे अंतर्मुखी, बहुर्मुखी के आधार पर की जाती है, जैसे आइजेंक का सिद्धांत इसमें आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सिलेबस में है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, कि व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, प्रारूप उपागम के जानेंगे पहले कि व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार आते हैं। कफ, पील, पित्त वाले, कालपित्त वाले, रक्त वाले। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण शारीरिक द्रव्य के आधार पर। हिप्पोक्रेटस ने क्या व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, किसके आधार पर, शारीरिक द्रव्य के आधार पर। उन्होंने बोला कि पहले कैसे प्रकार के होते हैं, कफ प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें क्या बताया, मंद व निष्क्रिय व्यक्ति। ठीक है, जिनके मंद बुद्धि होते हैं, निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं, उन्हें कफ वाले हम प्रकार में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया पीलापित वाला। तो उन्होंने बोला क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्तित्व। ठीक है, जो क्या होते हैं, क्रोधित स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, थोड़ी बात में, छोटी बात में क्रोध करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, उन्हें पीलापित वाले व्यक्तित्व में उन्होंने रखा। ठीक है, नेक्स्ट है कालापित। तो उदासीन निराशावादी व्यक्तित्व वाले इसमें आते हैं कालापित में। ठीक है, रक्त की बात करूं तो प्रसन्न चित्त रहने वाला आशावादी व्यक्तित्व। ठीक है, ये किस में, रक्त में आते हैं। निम्नलिखित में से प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति, आशावादी व्यक्तित्व किस प्रकार के व्यक्तित्व के वर्गीकरण में आएगा, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटस के अनुसार। तो किस में, रक्त के अनुसार। ठीक है, नोट करना है 400 ईसा पूर्व का सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाला विद्वान कौन था, हिप्पोक्रेटस था। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना कि 400 ईसा पूर्व सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो हिप्पोक्रेटस ने किया था। ठीक है, दूसरा भारतीय दैहिक दृष्टिकोण के अनुसार इन्होंने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सत, एक होता है रज, एक होता है तम। ठीक है, चरक संहिता मैंने बता दिया। उन्होंने क्या, वाक हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया। तो चरक संहिता कौन थे, एक क्या थे, चिकित्सक थे, जिन्होंने वाक, पित्त, कफ,
ठीक है। और इन्होंने इस पे ज़्यादा अपना बल दिया कि ऐसा क्या होना चाहिए, इन्होंने व्यक्तित्व का क्या किया, वर्गीकरण किया। किस पे, बताओ मुझे फटाफट, ठीक है। तो फोर्थ है आपका शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार बात करें तो क्रेस्मर व सेल्डन ने बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या, एक होता है पुस्तक प्रकार, ठीक है, पुस्तक प्रकार होता है। एक होता है सुडौलकाय होता है, एक होता है लंबाकाय जिसे इसने कृष्णकाय भी कहा, एक होता है गोलकाय जिसे इन्हें साइक्लोइड बोला, और एक होता है विशालकाय जिसे इन्हें डिस्प्लास्टिक कहा। तो इन्होंने क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व, ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व को शारीरिक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा। पहला इन्होंने बताया सुडौलकाय, दूसरा इन्होंने बताया लंबाईकाय, तीसरा बताया गोलाकाय, चौथा बताया विशालकाय, ठीक है। तो इन्होंने बताया, इनकी एक पुस्तक थी 1925 में प्रकाशित होती है। पुस्तक का नाम आप मुझे फटाफट बताएंगे, पुस्तक का नाम आप मुझे फटाफट बताएंगे कौन सी पुस्तक में इन्होंने बताया था इन 4 व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है। सुडौलकाय जो हट्टा पृष्ठ है, लंबाकाय जो लंबा है चौड़ा है, ठीक है, गोलकाय जो गोल मटोल है, ठीक है, और विशालकाय, ठीक है, जिसे इन्होंने क्या डिस्प्लास्टिक भी कहा था, ठीक है। तो सुडौलकाय में इन्होंने क्या बोला, इसमें एथलेटिक और खिलाड़ी व्यक्ति आते हैं, न अधिक लंबा हो गया न अधिक छोटा हो गया, ठीक है, न अधिक पतला हो गया न अधिक मोटा हो गया, आत्मविश्वासी समायोजित इसमें शामिल होते हैं। सुडौलकाय मतलब कि फिट होते हैं, ठीक है, न अधिक लंबा छोटा मोटा, ठीक है, न अधिक क्या होगा बताओ मुझे, न अधिक भार वाला होगा न अधिक पतला होगा न लंबा होगा। ये क्या कैसे होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, समायोजित होते हैं, फिट होते हैं, जिसमें एथलेटिक्स खिलाड़ी आते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने जो लंबाई काय बताया जिसे क्रिस्काय जिसे क्या सिजोइड बोला इन्होंने, शक्तिहीन इसमें क्या था शक्तिहीन व्यक्ति, ठीक है, दुर्बलकाय व्यक्ति आते हैं, ठीक है, न बहुत अधिक लंबे दुबले निराशावादी कल्पनावादी चिंतित रहने वाले मनोविदालिता रोग की संभावना वाले व्यक्ति आते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया गोलकाय जिसे इन्हें साइक्लोइड बोला, ठीक है, साइक्लोइड बोला, जिसमें स्थूलकाय बोलते हैं आप जिसे आप, ठीक है, नाटे मोटे गोल आकार के मिलनसार खाने पीने के शौकीन आराम प्रिय और उत्साह विषाद होने की संभावना वाले व्यक्तित्व इसमें आते हैं, ठीक है। चौथा इन्होंने बताया, किसने बताया बताओ मुझे फटाफट, किसने बताया, ये किसकी प्रकारों, तो किसकी क्रेस्मर के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, जो विशालकाय है जिसे इन्होंने क्या बताया डिस्प्लास्टिक बताया। तो इनका शरीर क्या होता है, विशाल होता है तथा ऊपर वाले व्यक्तित्व का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेल्डन के अनुसार, सेल्डन के सिद्धांत आता है, इन्होंने क्या सोमोटाइप 3 प्रकार के बताए, 1940 में प्रकाशित होता है सोमोटाइड। इन्होंने व्यक्तित्व के कितने 3 प्रकार बताए। इन्होंने पहला बताया क्या लंबाकृति जिसे इन्होंने सेरोटोनिया बोला, ठीक है, एक्टोमार्फी बोला है, ठीक है, एक्टोमार्फी बता ये क्या होते हैं, एकांतवासी होते हैं, संकाची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, इनमें नींद की समस्या होती है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया आयताकृति बताया जिसे इन्हें सोमोटोनिया और मोसामॉर्फी बताया, ठीक है। सुडौल होते हैं, बहादुर होते हैं, आक्रामक होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया गोलाकृति वाले होते हैं जिसे इन्होंने एंडोमॉर्फिया क्या भिसरोटोनिया बोला, ठीक है, नाटे होते हैं, मोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है। नोट करना, स्टार लगाना, इन्होंने 1 से 7 के श्रेणी में व्यक्तित्व को विभाजित किया और सबसे संतुलित व्यक्तित्व का श्रेणी कितना 4 4 4 होता है, ठीक है। इन्होंने 1 से 7 श्रेणी तक व्यक्तित्व का विभाजन किया था और जो सबसे संतुलित होता है वो 4 4 4 का होता है, जो 4 4 4 का योग होता है, 4 वाला 4 वर्ष 4 उम्र वाला, वही क्या होता है सबसे संतुलित व्यक्तित्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार 6 प्रकार का व्यक्तित्व होता है, ठीक है। सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है, आर्थिक व्यक्तित्व होता है, सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है और सौंदर्यात्मक कलात्मक व्यक्तित्व होता है। तो यह प्रकार व्यक्तित्व के रुचि पक्ष पर आधारित है। स्प्रिंगर ने इस दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन है, ठीक है। तो किसने स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में क्या 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया समाजशास्त्री दृष्टिकोण के आधार पर। पहला इन्होंने बताया कि सैद्धांतिक व्यक्तित्व, ठीक है, इसमें क्या लेखक हो गए, साहित्यकार हो गए, पत्रकार हो गए, दार्शनिक आदि आते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया आर्थिक व्यक्तित्व जैसे दुकानदार व्यापारी उद्योगपति आते हैं। तीसरा उन्होंने बताया सामाजिक व्यक्तित्व, ठीक है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता जैसे अन्ना हजारे शिक्षक आदि आते हैं, ठीक है। चौथा इसमें आपके राजनीतिक व्यक्तित्व हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल जैसे राजनेता इसमें आ जाते हैं। धार्मिक व्यक्तित्व की बात करूं जैसे पुजारी संत महात्मा आदि आते हैं। और अगर सौंदर्यात्मक कलात्मक व्यक्तित्व की बात करूं जैसे चित्रकार कलाकार और मूर्तिकार आ जाते हैं, ठीक है। अंतिम आपका प्रकार है मनोवैज्ञानिक प्रकार। अंतिम इसका इन्होंने क्या बताया, युंग ने इसके 2 प्रकार बताए, ठीक है। इनकी पुस्तक आती है साइकोलॉजिकल टाइप, तो इन्होंने 2 प्रकार बताया, ठीक है, जिसे आप हिंदी में मनोवैज्ञानिक प्रकार बोलते हैं। यह प्रकार युंग के अलावा आइजेंक व गिलफोर्ड ने भी बताया, ठीक है।
जो मनोवैज्ञानिक प्रकार है, तो उन्होंने किसने, एक तो ये आपके युंग ने बताया, जुंग ने बताया, ठीक है। उसके बाद उनके अलावा आइजेंक ने भी बताया, गिलफोर्ड ने भी बताया, ठीक है। उन्होंने बताया युंग का वर्गीकरण सूचना संसाधन मॉडल कहलाता है, और क्या उस मॉडल को मायर्स ब्रिग्स टाइप क्या इंडिकेटर्स पर आधारित है, ठीक है। और इन्होंने व्यक्तित्व 3 प्रकार का बताया, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व बताया, एक बहुर्मुखी व्यक्तित्व बताया, एक उभयमुखी व्यक्तित्व बताएगा। हम यहाँ पे जानेंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है और बहुमुखी व्यक्तित्व क्या है, दोनों के बारे में एक साथ हम परिचर्चा करने वाले हैं, अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्ति, ठीक है। तो अंतर्मुखी में क्या होते हैं, ये सरल स्वभाव वाले होते हैं, आत्मपरक होते हैं, मतलब कि सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो बहुमुखी हैं ये क्या होते हैं, वस्तुपरक दृष्टिकोण वाले होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी ये क्या कैसे होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। और जो बहुमुखी है ये क्या होते हैं, लोक केंद्रित होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी की बात करूं तो मितभाषी स्वभाव वाले होते हैं, स्वार्थी स्वभाव वाले होते हैं। और जो बहुमुखी है ये कैसे होते हैं, वाचाल होते हैं, ठीक है। देखो जो अंतर्मुखी होते हैं ये सामाजिकता का इनमें अभाव मिलता है, ठीक है। और जो बहुमुखी होते हैं, ये बहुमुखी की बहुत सारा व्यक्तित्व झलकता है, बहुमुखी ये अत्यंत सामाजिक होते हैं, ठीक है। मनोविनोद का अभाव होता है, किसमें, अंतर्मुखी में हंसी मजाक वाले, और जो हमारा क्या है बहुमुखी है इसमें मनोविनोदी होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी में दोस्तों का अभाव होता है, जबकि बहुमुखी में मित्र ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो जो बहुमुखी है वो सबके साथ मिलने वाले होते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते हैं, ठीक है। देखो अंतर्मुखी क्या होता है, मानसिक शक्तियों का विकास विशेष रूप से होता है, और इसमें जो बहुमुखी है इसमें सामान्य रूप से होता है, ठीक है। जो अंतर्मुखी है ये क्या होते हैं, आइडियलिज्म होते हैं, इंपोर्टेंट है। अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, ये आइडियलिज्म आदर्शवादी होते हैं, जबकि बहुमुखी वाले क्या होते हैं, रियलिज्म होते हैं, ये क्या होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं बहुमुखी, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनका दर्शन कैसा होता है, ये इनका कैसा दृष्टिकोण होता है, ये यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी उत्तम लेखन वाले होते हैं, जबकि बहुमुखी उत्तम भाषण वाले होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी अच्छा लिखते हैं, जबकि जो बहुमुखी है ये अच्छा भाषण देते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी की बात करूँ तो अंतर्मुखी में निर्णय क्षमता कमजोर होती है, और बहुमुखी में क्या होती है, निर्णय क्षमता उत्तम होती है, ठीक है। जो अंतर्मुखी है ये क्या होती हैं, ये आज्ञापालक व्यवहार करते हैं, जबकि जो बहुमुखी ये क्या प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये चिंतायुक्त होते हैं अंतर्मुखी, लेकिन जो बहुमुखी है ये चिंता मुक्त होते हैं, ठीक है। नेतृत्व का अभाव होता है किसमें, अंतर्मुखी में, और नेतृत्व का गुण उत्तम होता है किसमें, बहुमुखी में। समायोजन कमजोर होता है अंतर्मुखी में, और समायोजन उत्तम होता है बहुमुखी में, ठीक है। एकांतवासी शर्मीले स्वभाव के किसमें होते हैं, अंतर्मुखी के व्यक्तित्व वाले आ जाते हैं। और जो बहुमुखी में ये स्पष्टवादी होते हैं, आध्यात्मिक तथा साहित्यिक विषयों में रुचि, जैसे लेखक, विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि किस में आते हैं, अंतर्मुखी में आते हैं। और बहुमुखी में सामाजिक, राजनीतिक, जैसे राजनेता, शिक्षक और सामाजिक और कार्यकर्ता आदि आते हैं। तो हमने अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी जाना कि क्या इनकी विशेषताएं हैं, और बहुमुखी में भी जाना कि किस में किस प्रकार की आदतें होती हैं। तीसरा क्या है, उभयमुखी व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी व बहुमुखी का मिश्रण अथवा मध्यमुखी होता है, ठीक है। इन दोनों का ही मिश्रण क्या होगा, उभयमुखी होगा। तो हमने क्या 3 प्रकार के हमने व्यक्तित्व जाना, अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी, ठीक है। अब आइजेंक का वर्गीकरण जानेंगे, इंपोर्टेंट लेक्चर है, व्यक्तित्व का संपूर्ण हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइजेंक का वर्गीकरण के बारे में हम अब परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़िए, और वीडियो पसंद आ रही है तो अपने 10 साथियों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को समय पर पाने के लिए चैनल की आप सदस्यता ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या कर सकते हैं, घंटे वाले आइकन को प्रेस कर सकते हो, और ऑन नोटिफिकेशन आप ऑल करना। सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा, मेहनत, दृढ़ शक्ति आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जानते हैं आइजेंक का वर्गीकरण। अब तो आइजेंक का वर्गीकरण इन्होंने क्या बोला कि बहुमुखी बताया, अंतर्मुखी बताया, और साइकोटिज्म में बताया, और क्या न्यूरोसिज्म बताया, ठीक है। तो इन्होंने बहुमुखी, अंतर्मुखी, साइकोटिसिज्म बताया और न्यूरोटिसिज्म बताया, ठीक है। तो नोट करना है टराटर, ठीक है। स्थित मानसिकता व अस्थिर मानसिकता के आधार पर व्यक्तित्व का इन्होंने वर्गीकरण किया था, ठीक है। जॉर्डन महोदय ने क्रियाशील व विचारशील 2 व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं। बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाला विद्वान कौन था, टर्मन था। आपसे पूछेगा कि बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया, स्टार लगा लेना, तो टर्मन ने किया, ठीक है। कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने किया था। देखो बुद्धि के आधार पर तो
टर्मन ने किया था और कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने किया था, जिन्होंने भूखे बिल्ली पे प्रयोग किया था। सीखने संबंधी नियम दिए थे, ठीक है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, 3 मुख्य नियम थे, 5 गौण नियम थे, टोटल 8 नियम दिए थे, ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार भावुक होता है, कर्मशील होता है और विचारशील होता है, ठीक है। जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कैसे होते हैं, भावुक होता है, कर्मशील होता है और विचारशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के 2 प्रकार होते हैं। जो पहला आधुनिक दृष्टिकोण बताया इसके अनुसार 2 होते हैं, एक भावुक व्यक्तित्व होता है, एक कार्यशील शक्ति वाला होता है। भावुक में क्या आते हैं, मैन ऑफ फीलिंग, दिमाग से ज़्यादा दिल की बात सुनता है, जो दिमाग से ज़्यादा क्या दिल की बात सुनते हैं। मार्गनव गिलीलैंड ने क्या बोला, इनके प्रकार बताए हैं। ये क्या होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, उदासीन होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव वाले होते हैं और अस्थिर होते हैं, ठीक है। तो हमने बताया आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के 2 प्रकार होते हैं, एक भावुक व्यक्तित्व, इसको भी मार्गनव गिलीलैंड ने क्या, इसके भी 4 प्रकार बताए। एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, एक उदासीन होता है, इसमें एक चिड़चिड़ा स्वभाव वाला होता है, एक आपका अस्थिर होता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कार्यशील शक्ति, मैन ऑफ एक्शन, ठीक है, मैन ऑफ एक्शन, जिसमें रचनात्मक क्रिया से रत, ठीक है। रचनात्मक क्रिया में क्या होता है, रत होता है, हस्त कौशल में उत्तम होता है, इनमें कलाकार हो गया, सिपाही हो गया, खिलाड़ी, पहलवान आदि आते हैं, ठीक है। और मैन ऑफ थॉट, विचारशील व्यक्ति, ठीक है, दिल से ज़्यादा दिमाग की बात सुनते हैं। थॉर्नडाइक ने चिंतन आधारित इनके 3 प्रकार बताए, एक सूक्ष्म चिंतन बताया, एक प्रत्यक्ष चिंतन बताया, एक स्थूल चिंतन बताया, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि विचारशील व्यक्ति में थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार के चिंतन बताए, तो 3 प्रकार के चिंतन बताए, सूक्ष्म चिंतन, प्रत्यक्ष चिंतन और स्थूल चिंतन, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, देखो व्यक्तित्व का ए टाइप और बी टाइप, ठीक है, किसने दिया, फ्रीडमैन और रोजीमैन ने दिया, ठीक है, रोजनमैन ने दिया व्यक्तित्व का ए टाइप और बी टाइप। तो व्यक्तित्व का जो ए टाइप होता है कैसा होता है, उच्च अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी होती है, ठीक है, उतावलापन व कार्य के बोझ में ग्रस्त रहते हैं। वे क्या होते हैं, अतिरिक्त दाब, हृदय रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि फ्रीडमैन व रोजिनमैन के अनुसार टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व किस प्रकार के होते हैं, तो उच्च अभिप्रेरणा होती है इनमें, ठीक है, धैर्य की कमी होती है, लेकिन ठीक है, उतावलापन व कार्य के बोझ से ये क्या रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं और अतिरिक्त दाब होता है, हृदय रोग के प्रति ज़्यादा ये संवेदनशील रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने टाइप बी बताया और उपयुक्त टाइप ए की विशेषता के अभाव में पाया जाता है, ठीक है, इनमें टाइप ए की विशेषता का अभाव पाया जाता है। मॉरिस के अनुसार टाइप सी भी बताया, मॉरिस ने टाइप सी भी बता दिया, जो कैंसर के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। आपसे पूछेगा कि व्यक्तित्व के कौन सा प्रकार में कैंसर के प्रति संवेदनशील होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉरिस के अनुसार, तो टाइप सी क्या होते हैं, कैंसर के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। टेमासोग ने इसका अध्ययन किया था और डेमोलोट के अनुसार टाइप डी भी उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व जो अवसाद में प्रवण होता है, क्या है, डेमोलोट ने क्या बोला, टाइप डी बताया व्यक्तित्व का, कौन से व्यक्तित्व आते हैं जो अवसाद में प्रवण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोबास ने टाइप एच बताया, मनोवैज्ञानिक, कठोर, वचनबद्धता, चुनौती व नियंत्रण का मिश्रण होता है टाइप एच में, ठीक है। फ्रैंक फॉरेन के अनुसार टाइप टी उन्होंने बताया जोखिम उठाने वाले, सृजनात्मक व ध्वंसात्मक होते हैं। आपसे पूछेगा कि टाइप टी फ्रेंग फॉरेल के अनुसार टाइप टी में किस प्रकार का व्यक्तित्व आते हैं, जो जोखिम उठाते हैं, ठीक है, जो सृजनात्मक में वो क्या करते हैं, ध्वंसात्मक होते हैं, उन्हें फ्रेंक फॉरेल के इसमें टाइप टी में रखते हैं, ठीक है। नोट करना, देखो भायोलिन ने शारीरिक आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, ठीक है, माइक्रोस्प्लानिक हो गया, ठीक है, नोरोस्प्लानिक हो गया और क्या मैक्रोस्प्लानिक हो गया, ठीक है, इन्होंने बताया 3 प्रकार। हॉलैंड ने रुचि, मूल्य व क्षमता के आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से हॉलैंड ने रुचि और मूल्य व क्षमता के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताया, 6 प्रकार का। इसमें यथार्थवादी व्यक्तित्व आता है, अनुसंधान वाले व्यक्तित्व आते हैं, कलात्मक व्यक्तित्व हो गया, सामाजिक प्रकार हो गया, उद्यमशील हो गया और रूढ़िगत व्यक्तित्व में 6 प्रकार के किसने, हॉलैंड ने बताए रुचि, मूल्य और क्षमता के आधार पर, ठीक है। नाड़ी शून्य ग्रंथि रचना के आधार पर केनन ने व्यक्तित्व के 7 प्रकार बताए, ठीक है। नाड़ी शून्य ग्रंथि रचना के आधार पर केनन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, तो
7 प्रकार बताए। ठीक है, अब हम जानेंगे व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रतिपादक किसने किया? पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैक्रे द्वारा किया गया था। और क्या? व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। तो पंचकारक में क्या? अनुभव के लिए खुलापन, पहला आपका इस मॉडल में आता है अनुभव के लिए खुलापन। दूसरा आपका आता है क्या? बहुमुखिता आता है। तीसरा आपका क्या? सहमतिशीलता आता है। चौथा आपका तंत्रिका ताप आता है। पांचवा आता है अंतर विवेकशीलता आती है। ठीक है, तो क्या पॉल और कास्टा और रॉबर्ट मैके ने ये व्यक्तित्व के 5 पंचकारक मॉडल जिसे नाम दिया, अनुभव के लिए खुलापन, बहिर्मुखिता हो गया, सहनशीलता होगी और आपका तंत्रिका ताप हो गया और अंतर विवेकशीलता होगी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैके का व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल में कौन सा शामिल नहीं है? तो 3 आपको दे देगा यहाँ से। ठीक है, अनुभव के लिए खुलापन दे देगा, बहुमुखिता दे देगा, तंत्रिका ताप दे देगा और एक आपको बाहर से दे देगा कि नाड़ी शून्य ग्रंथि। तो आपको राइट आंसर बताना है। जब आपने यहाँ पढ़ा होगा कि पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैके ने व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल में क्या क्या दिया बताया था, तो आप आंसर करके आएंगे। ठीक है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? देखो, व्यक्तित्व को प्रभावित वंशानुक्रम, हेरिडिटी करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट, वातावरण भी करता है। वातावरण 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक वातावरण, एक सामाजिक वातावरण। ठीक है, तो पहले हम जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पहला और मुख्य कारक है वह है वंशानुक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक क्या? फ्रांसीसी गाल्टन ने व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना। ठीक है, जो क्या व्यक्तित्व को प्रभावित करता है सबसे महत्वपूर्ण कारक है, फ्रांसीसी गाल्टन ने बोला ये क्या है? वंशानुक्रम है। ठीक है, दूसरा वातावरण है, उसमें आपका भौतिक वातावरण आता है जिसमें जलवायु का प्रभाव होता है। दूसरा आपका सामाजिक वातावरण आता है जिसमें परिवार, पड़ोस, साहित्य, विद्यालय, मित्र आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले क्या हैं? कारक है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यक्तित्व विचार का प्रभाव। ठीक है, व्यक्तित्व परिवार का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो परिवार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। हमने बताया कि व्यक्तित्व क्या बच्चे के परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है, पहली सीढ़ी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ही परिवार है, उसके बाद समाज होता है, समाज में जाके पूर्ण होता है। ठीक है, तो परिवार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें परिवार के वातावरण का बालक के अभिवृत्ति, विश्वास, आदत, रुचि, संवेग, चरित्र व संपूर्ण व्यवहार प्रभावित होता है। ठीक है, जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहेगा उस प्रकार बालक को जैसे वातावरण में आप रखोगे उसमें वैसे ही गुण विकसित होंगे। ठीक है, उसे आप एक असामाजिक या क्या अनुचित वातावरण में रखोगे तो बालक में भी वैसा ही विकास होगा। ठीक है, वो 101% है। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है कि वो वहाँ क्या हो जाए, एक सभ्य व्यक्ति बन जाए। एक चोर के साथ चोरी बनोगे कि बालक को एक चोर के साथ रखोगे तो वो चोरी करना ही सीखेगा। तो वातावरण, ठीक है, वातावरण अपना क्या रखता है? महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, याद रखना। देखो, फिर घर का वातावरण हो गया शांत हो या वो क्या हो? सहनशील हो, अन्यथा विरोधी रूप आ गए। घर का वातावरण देखो, आपके माता पिता का रोज झगड़ा होता है, छोटा बालक है तो उसमें उसका क्या पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जन्म क्रम, ठीक है, पहला बच्चा अधिक निर्भर होता है, एकांत प्रिय होता है, वो अंतर्मुखी होता है, बाद में वो धीरे धीरे समाज में आना सीखता है। ठीक है, जन्म क्रम क्या आता है? पहला बच्चा अधिक निर्भर, ये बता दिया मैंने, माता पिता की अपेक्षा और अत्यधिक प्यार। ठीक है, बालक में क्या? माता पिता की अपेक्षा करना या अत्यधिक प्यार भी क्या करते हैं? व्यक्तित्व के प्रभाव को, व्यक्तित्व के को क्या करती है? प्रभावित करती है। खंडित परिवार, अलग अलग, ठीक है, परिवार का आकार बड़ा छोटा क्या करता है? व्यक्तित्व में प्रभाव डालती है। एकल परिवार हो गया, संयुक्त परिवार हो गया, सौतेले माता पिता। ठीक है, देखो सौतेले माता पिता का बच्चे पर कैसा व्यवहार है? ठीक है, उसको मारती है, डांटती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, खाना नहीं देती है, उससे घर का सारा काम करवाती है, तो उस पर बहुत प्रभाव डालता है। ठीक है, और निर्धनता भी आपका महत्वपूर्ण है। ये सब क्या है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो समझ गए कि व्यक्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण होते हैं? सौतेला माता पिता, ठीक है, निर्धनता, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, खंडित परिवार, ठीक है, जन्म क्रम, ठीक है, घर का वातावरण, ठीक है, माता पिता का अधिक अपेक्षा करना, लाड प्यार, ये सब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले क्या हैं? ये कारक हैं। ठीक है, तो नोट करना, एडलर के अनुसार मध्यम जन्मजात के बालक का व्यक्तित्व श्रेष्ठ और उसमें आत्मविश्वास का भाव होता है। ठीक है, तो हमने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जाने। अब हम जानेंगे कि इसमें विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय का वातावरण, अनुशासन, शिक्षा विधि, शिक्षकों का व्यवहार व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला? बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व का स्कूल के अनुभव का बहुत प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक वातावरण में रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, रहन सहन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन निम्न
लोगों ने किया है। मीड मानवता शास्त्री महिला है, इन्होंने व्यक्तित्व के शील गुणों में जो यौन विभिन्नता होती है उनका कारण संस्कृति में विभिन्नता होती है। उसमें क्या न्यूगिनिया की 3 जाति, एरोस्पेस हो गया, ठीक है, और क्या मुड्डुगुमुर व साम्बुली का इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया। उसमें बताया कि एरोस्पेस जाति के व्यक्तित्व में सहयोग होता है, भद्रता व क्या विनम्रता शांतिप्रियता अधिक होती है, ठीक है, और क्योंकि यौन विभिन्नता कम होती है, इनमें क्या होती है, यौन विभिन्नता कम होती है। तथा जो मुड्डुगुमुर जाति वाले होते हैं इनमें यौन विभिन्नता ज़्यादा होती है और पुरुषत्व पर बल दिया गया है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को आक्रामकता विद्रोही प्रवृत्ति से जाना जाता है। तीसरा इन्होंने बताया साम्बुली जाति, ये संस्कृति में पुरुष की भूमिका हमारे समाज की नारी वाली व नारी की भूमिका पुरुष वाली होती है, ठीक है। जो साम्बुली जाति होती है इनमें क्या होती है, जो हमारे समाज में स्त्री करती है वो वहाँ पुरुष करते हैं, जो हमारे समाज में आज प्रेजेंट टाइम में पुरुष कर रहे हैं वो वहाँ स्त्री करती है, ठीक है। इनका वर्क अपोजिट होते हैं। जैसे हमारे वहाँ खेत में कार्य करती है महिला, तो यहाँ साम्बुली जाति हैं जो इसमें क्या करती है, पुरुष खेत का कार्य करता है, ठीक है। घर का कार्य पुरुष करता है, बाहर की कार्य महिलाएं करती हैं। इनके जाति में ये क्या है, प्रचलित है। पुरुष घर के कार्य और नारी बाहरी कार्य, अथवा वहाँ पुरुष को व्यक्तित्व में नारी के गुण विनम्रता, लज्जा ज़्यादा व नारियों की पुरुष गुण में आक्रामकता। समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, पार्ट आपका क्या कहना चाहता है, ठीक है। जो साम्बुली जाति है, साम्बुली जाति में आप अगर आपने जन्म लिया है तो आपका मतलब कि ये बोल सकते हैं वहाँ क्या है, महिला प्रधान है, ठीक है। जैसे हमारा पितृ प्रधान समाज है, उनका महिला प्रधान समाज है, ठीक है। जो कार्य पुरुष करता है हमारे समाज में वो कार्य वहाँ क्या करते हैं, साम्बुली जाति में महिलाएं करती हैं, ठीक है। तो रूट नेक्स्ट है, देखो रूथ बेनेडिक्ट का अध्ययन 3 आदिम जाति उन्होंने क्या, क्वाक्विट, डोबू व जूनी का अध्ययन किया, ठीक है। बताया कि संस्कृति विभिन्नता के कारण व्यक्तित्व के शील गुण में ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट मेलिनेव्स्की व त्रोम्बियान्दर जाति का अध्ययन करके बताया कि इसमें किशोरावस्था का दबाव व तनाव नहीं होता है। कलखान ने लिखा है कि संस्कृति प्रत्येक मोड़ पर हमारे जीवन को नियमित करती है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संस्कृति प्रत्येक मोड़ पर हमारे जीवन को नियमित करती है, तो कलखान ने बताया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो बोल्डविन फुले ने क्या बोला कि संस्कृति क्या व्यक्तित्व पर अध्ययन किया, ठीक है। और संस्कृति क्या व्यक्तित्व पर किसने अध्ययन किया, तो बोल्डविन फुले ने किया था, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जैसे पीयूष ग्रंथि के कम सक्रिय होने पर व्यक्ति बौना हो जाता है, ठीक है। जैसे पीयूष ग्रंथि का कम सक्रिय, जैसे आपके अंदर पीयूष ग्रंथि कम सक्रिय है, वो कम कार्य करिए तो क्या आप व्यक्ति कैसे बौना प्रकार का हो जाएगा, बौना हो जाएगा, ठीक है। तथा ज़्यादा होने पर अत्यधिक लंबा हो जाएगा। अगर पीयूष ग्रंथि ज़्यादा कार्य करिए तो व्यक्ति अत्यधिक लंबा होगा, कम कार्य है तो कम सक्रिय है तो वो बौना हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ये क्यों होता है, व्यक्ति में बौनीपन का कारण क्या है, पीयूष ग्रंथि के कम सक्रिय होने पर है, और उसमें लंबा होने का कारण क्या है, अत्यधिक क्या हो, सक्रिय होने से है। एडिनल ग्रंथि संवेगों को प्रभावित करती है, ठीक है। जो एडिनल ग्रंथि है ये क्या करती है, संवेगों को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये अधिक क्रियाशील होने पर तनाव, चिंता व बेचैनी बढ़ जाती है, ठीक है। किस ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने पर तनाव, चिंता व बेचैनी बढ़ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कम होने पर थकान, व्याकुलता व मानसिक दुर्बलता होती है, ठीक है। यौन ग्रंथि की बात करें तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो एस्ट्रोजन जो ग्रंथि है ये स्त्री में होता है या पुरुष में होता है, तो एस्ट्रोजन क्या स्त्री में होती है, ठीक है। जो एस्ट्रोजन यौन संबंधी ग्रंथि है, एस्ट्रोजन ये स्त्री में होती है, और जो टेस्टोस्टेरोन है ये पुरुष में होती है, ठीक है। यौन संबंधी क्या है, ये ग्रंथि है लैंगिक विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। एस्ट्रोजन महिलाओं में होती है, टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, पुरुषों में होती है, जो लैंगिक विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, शारीरिक रचना व स्वास्थ्य की बात करूं तो सुंदर व स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास, श्रेष्ठता का भाव, सामाजिकता व उत्तरदायित्व का भाव ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्नायु मंडल, तो मानसिक विकास को प्रभावित करती है। और नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियाँ व प्रेरक, इनका दमन व्यक्तित्व में हीनता, मनोग्रंथि को जन्म देती है। नेक्स्ट है लिंग, ठीक है, बालक व बालिका का स्वभाव, कार्यशैली व व्यक्तित्व की भिन्नता पाई जाती है। और अंतिम आपका है इसका मनोवैज्ञानिक कारक, बुद्धि, रुचि, आदत, आकांक्षा, स्तर, महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति, चरित्र, स्थायी भाव, स्मृति, तर्क, अधिगम, चिंतन इत्यादि व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित कौन कौन से करते हैं, तो आकांक्षा स्तर हो गया, रुचि हो गया, बुद्धि हो गया, आदत, महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति, चरित्र, स्थायी भाव, स्मृति, तर्क, अधिगम, चिंतन आदि प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत जानेंगे।
जानेंगे, ठीक है, कि इसके थ्योरीज के क्या क्या हैं। तो पहला हम जानेंगे इसमें मनोविश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। प्रतिपादक किसने किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया? तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। इस सिद्धांत को क्लासिकी मनोविश्लेषण भी कहा जाता है। इसके इन्होंने 3 भाग बताए। एक इन्होंने बताया व्यक्तित्व की संरचना, दूसरा इन्होंने बताया व्यक्तित्व की गति की, तीसरे इन्होंने बताया व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास। तो इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना में क्या बताया? जिसमें अकारात्मक और गत्यात्मक मॉडल आते हैं, जो किसमें व्यक्तित्व की संरचना में सम्मिलित होते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व की गति की, इसमें मूल प्रवृत्तियां, चिंता व अहम रक्षा युक्ति का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास में 5 अवस्थाओं का इन्होंने उल्लेख किया, ठीक है। तो व्यक्तित्व का जो मनोलैंगिक विकास है इसमें 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, ठीक है। देखो पहला क्या है? अकारात्मक मॉडल है, ठीक है, जिसे मनोगतिकी उपागम भी कहता है। इसमें चेतन मन शामिल होता है, 1/10 भाग कॉन्शियस, ठीक है। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविक से होता है। जो चेतन मन होता है इसका संबंध किससे होता है? वर्तमान और वास्तविकता से होता है। इसमें व्यक्तित्व नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों का भंडार होता है। चेतन मन में वास्तविकता, वर्तमान से व्यक्तित्व नैतिक होता है, सामाजिक होता है, सामाजिक आदर्श का ये भंडार होता है। कैसे? जैसे बर्फ में तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से से चेतन मन की तुलना की गई है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बर्फ के तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से से किस मन की तुलना की गई है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखो एग्जामिनर का दिमाग बहुत शैतानी चलता है, बहुत शैतान है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा बर्फ के से तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से की तुलना किस मन से की है? तो चेतन मन से की है, ये चेतन मन से इसकी तुलना की जाएगी, ठीक है। तत्काल जानकारी बिना प्रयास किए स्मरण आ जाता है। यह अर्धचेतन व चेतन पर प्रतिबंध का कार्य करता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया अर्धचेतन मन, जिसे अवचेतन भी बोलते हैं, प्रीकॉन्शियस, ठीक है। इन्होंने इसे सुलभ या स्मृति भी कहा है, ठीक है। न तो चेतन है और न अचेतन है। जैसे किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाना, ये अर्धचेतन में आता है, ठीक है। आपने मुझे क्या दिया? आपने मुझे पेन दिया और मैं उसे लेके भूल गया, आप भूल गए उसे, तो ये अर्धचेतन या अवचेतन मन में आता है, ठीक है। प्रयास करने पर जानकारी का आना, ठीक है। प्रयास करने पर आप सोच रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर आपके दिमाग में मस्तिष्क में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? अवचेतन मन में आता है। 9/10 भाग कॉन्शियस, सबसे व्यापक मन होता है अचेतन मन, ठीक है। अचेतन मन क्या होता है? सबसे व्यापक मन होता है। क्या होता है? दमित इच्छाओं का भंडार होता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस मन को सबसे व्यापक मन बोलेंगे? तो अचेतन मन। किस में सबसे दमित इच्छाओं का भंडार होता है? तो अचेतन मन, ठीक है। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन होता है। स्वप्न अवस्था में इसका संबंध सम्मोहन, ठीक है, जो सम्मोहन, गलती से निकले शब्द इत्यादि इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपका अचेतन मन हो गया। और दूसरा आपका इन्होंने गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल बताया, डायनामिक, जिसमें इन्हें इद, अहम, उपाह, परस, ठीक है, इदम के बारे में कहा। हम ईगो के बारे में जानेंगे, सुपर ईगो के बारे में भी जानेंगे। तो ईद के बारे में इन्होंने क्या बोला? इदम के बारे में, जिन्होंने इसे क्या उपाह पशु तत्व भी कहा। जन्म के साथ उत्पन्न होता है, आनंद सिद्धांत से निर्धारित होता है। यह चेतन मन का स्वामी है। इसका संबंध दमित इच्छाओं का सुखवादी इच्छाओं से है, ठीक है। यह सबसे अधिक विकसित होता है, जैसे खाओ पियो मौज करो। मूल प्रवृत्तियों का केंद्र नैतिकता से परे, तर्कहीन, यौन प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति से युक्त होता है। वास्तविकता के संबंध में यह क्या होता है? पूर्णता अचेतन और असंगठित होता है। दूसरा इन्होंने बताया ईगो, जिसे हम अहम बोलते हैं, मानवतत्व मन का प्रशासक होता है ईगो, ठीक है। मन में प्रशासन करने वाला ईगो होता है। 1 से 2 वर्ष के विकास में ये प्रारंभ हो जाता है ईगो, ठीक है। वास्तविक सिद्धांत है, ठीक है। रियलिटी प्रिंसिपल की से ये क्या होता है? रियलिटी के प्रिंसिपल से प्रभावित होता है, निर्धारित होता है। यह चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तीनों स्तर पर निर्धारित होता है। यह चेतन मन का क्या है? स्वामी है। यह ईगो क्या है? चेतन मन का स्वामी है। इसका संबंध वर्तमान, वास्तविकता तथा मानवता से भी है, ठीक है। न तो पूर्णतः सुखवादी है, न आदर्शवादी है। यह तर्कपूर्ण होता है। यह क्या होता है? तर्कपूर्ण होता है। जो ईगो होता है, ठीक है, अहम होता है, न क्या है? सुखवादी है, न क्या है? पूर्णतया है, न आदर्शवादी है। यह क्या है? तर्कपूर्ण है। यह क्या है? तर्कपूर्ण है। व्यक्तित्व की कार्यपालक शाखा महत्वपूर्ण क्या है? स्थान रखती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का महत्वपूर्ण स्थान है। मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न, ठीक है, अभियोजन के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं क्या कि हम बहुत धीरे से चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। कोई समस्या, कोई
कोई दुख दर्द है तो बताइए, हम उसे अच्छे से समझाएंगे, अपना फीडबैक हमें देते रहें वीडियो में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट बताया सपनों का नियंत्रण हो गया, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो गया, बुद्धि से कार्य करना तथा सिपाही के रूप में कार्य करना, ठीक है। ये अहम में आते हैं। अब सुपर ईगो में क्या आता है, पराह, परम अहम, अंतरात्मा, परम आदर्श, 3 से 4 वर्ष के विकास प्रारंभ हो जाता है इसमें, ठीक है। आदर्शवादी सिद्धांत से, आइडियलिज्म से क्या होता है, ये क्या होता है, नियंत्रित होता है। इसका क्या होता है, संबंध देवत्व से होता है, ठीक है। यह चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तीनों प्रकार का होता है। यह आदर्श व नैतिक मूल्यों की बात करता है। इदम व अहम पर नियंत्रण नैतिक समीक्षा का करता है, ठीक है। यह मत करो, वो मत करो, ठीक है। यह क्या होता है, अवास्तविक होता है। जो क्या होता है, ईगो, सुपर ईगो है, यह नहीं करना है, मत करो, ये क्या होता है, अवास्तविकता होता है। सामाजिक वातावरण से उत्पन्न सहवर्ती इच्छाओं का प्रतीक, जैसे प्रेम करना व प्रेम पाना, ये किस में आते हैं, ये सुपर ईगो में आते हैं, ठीक है। अब जानते हैं व्यक्तित्व की गतिकी के विभिन्न भाग जाएंगे। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां, तो इरोस, जीवन मूल प्रवृत्तियां, उन्होंने क्या बोला, इरोस ने देखो रचनात्मक कार्यों से संबंध बताया। जीवन की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इसका संबंध किससे है, रचनात्मक कार्यों से संबंध है, ठीक है। थेनाटोस की बात करें तो मृत्यु क्या है, मूल प्रवृत्ति है। विध्वंसात्मक कार्यों के संबंध के साथ क्या रखा जाता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, थेनाटोस आता है, ठीक है। फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिवाडो कहा है, ठीक है। किसने काम प्रवृत्ति को लिबोडो कहा है, तो फ्राइड ने कहा है। यह जीवन की मूल प्रवृत्ति से आती है। फ्राइड ने चिंता के 3 प्रकार बताए, वास्तविक चिंता और स्नायु विकृत हो गया और नैतिक चिंता हो गई, ठीक है। वास्तविक दुश्चिंता क्या है, दुश्चिंता वातावरण के बाह्य खतरों को देखकर, जैसे तूफान, आग इत्यादि से उत्पन्न होता है। तंत्रिका तापी दुश्चिंता क्या है, इसमें व्यक्ति को ईद उपाह से खतरा उत्पन्न होता है। और नैतिक दुश्चिंता क्या है, जब अहम ईगो को सुपर ईगो से दंडित करने का भय होता है, तो नैतिक दुश्चिंता होगी। और अहम रक्षात्मक, अहम रक्षात्मक प्रक्रम क्या है, इसमें समायोजन स्थापित करने की रक्षात्मक युक्तियों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या, हमने ईद पढ़ा, अहम पढ़ा, ठीक है। हमने ईगो, ईगो, सुपर ईगो के बारे में परिचर्चा की है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्राइड का मनोलैंगिक विकास। तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई, ठीक है। पहला इन्होंने बताया क्या, मुखावस्था होती है, वर्ष कितना, 0 से 1 वर्ष, ओरल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें बालक मुख प्रधान होता है। बालक क्या होता है, मुखावस्था में मुख प्रधान होगा, ठीक है। फ्राइड का मनोलैंगिक विकास के 5 अवस्थाओं में किस में बालक क्या होता है, बता मुझे, किस में बालक मुखवर्ती चूषण, स्तनपान, अंगूठा चूसना आदि क्रियाएं करता है, तो मुखावस्था में करता है, ठीक है। इसमें बालक ही मुख प्रधान होता है, ठीक है। अंगुली चूसना, ठीक है, क्या करना, क्या करता है बताओ, स्तनपान करना, ये सभी चीज आत्मकामुकता अवस्था होती है, ठीक है, स्तनपान करना। तो इसमें बालक मुख प्रधान होता है, जैसे मुख के माध्यम से काम की क्रियाएं करना, अंगूठा चूसना, दांतों को काटना आदि, ठीक है। इसमें कम होने पर मुखवृत्ति निष्क्रिय व्यक्तित्व पर, अधिक होने पर अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व हो जाता है। इसमें देखो मुखवर्ती चूषण 0 से 6 माह तक होता है, स्तनपान हो गया, ठीक है। अंगूठा चूसना, यह आत्म कामुकता की अवस्था होती है, ठीक है। मुखवर्ती 10 वरान अवस्था 7 से 12 वर्ष माह की होती है, दांतों से काटना इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने पता गुदावस्था। तो गुदावस्था क्या होती है, 2 से 3 वर्ष होते हैं, इन्हें एनल स्टेज बोला, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा मल मूत्र संबंधी क्रियाओं से आनंद लेता है, ठीक है। मल मूत्र से लतपा पतपा होता है, सना हुआ होता है, ठीक है, आनंद लेता है इनके साथ, ठीक है। तो उधरी पे क्या करता है, मलमूत्र करता है, उधरी पे पोटी करता है, उसी में सन जाता है, ठीक है, ऐसा है क्या। तो इससे ज़्यादा या तो कम होने पर बालक का व्यक्तित्व आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व का बन जाता है। तीसरा इन्होंने पता लिंग प्रधान अवस्था, ये 3 से 4 वर्ष से स्टार्ट होती है, 5 वर्ष तक रहती है। इसमें देखो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, अगर 2 प्रकार की ग्रंथियाँ आपके लिए हैं। देखो लड़कों का मम्मी के प्रति प्रेम क्यों होता है, और देखो और लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम क्यों होता है, तो 2 ग्रंथियां काम करती हैं, ठीक है। एक है ओडिपस ग्रंथि, जो क्या होता है, मातृ मनोग्रंथि होती है, लड़कों में पाई जाती है, माँ के प्रति प्रेम होता है, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कि जो लड़के हैं वो मम्मी को अधिक प्रेम करते हैं, है ऐसा है, जो वास्तविकता है, आप रियल लाइफ से जोड़ोगे, आप अपने परिवार से लेना कि लड़के मम्मी के साथ ज़्यादा जाते हैं और लड़कियाँ पापा के साथ ज़्यादा जाते हैं। ये किस कारण होता है, 2 ग्रंथियाँ हैं। ओडिपस है जो मातृ मनोग्रंथि है, लड़कों का मम्मी के प्रति
प्रति प्रेम ऑडिपस ग्रंथि, और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है, पितृ ग्रंथि होती है, लड़कियों में पाई जाती है पिता के प्रति प्रेम, ठीक है, पिता के प्रति लड़कियां पिता को अधिक प्यार करती हैं, ठीक है। ऐसा होता है क्या, जो मेरे लर्नर है मुझे बताएंगे क्या लड़कियां पिता को प्यार करती हैं, बताना मुझे, ठीक है, और लड़के पापा को ज़्यादा अधिक अच्छे मानते हैं, मुझे बताना, मुझे आपका अनुभव चाहिए, मुझे आपका जीवन में हुए जो एक एक पहलू हैं वो आप मुझे फीडबैक दें, ठीक है। ऐसे अगर आप समझोगे, देखो तुम किसे अधिक प्रेम करते हो, लड़कियां अगर पिता को प्रेम करते हो तो लड़कियां अगर पिता को प्रेम कर रहा है तो बताना कि उनमें क्या है, इलेक्ट्रा पितृग्रंथि है, ठीक है। अगर लड़के क्या माता को अधिक प्रेम कर रहे हैं, मम्मी को अधिक प्रेम कर रहे हैं तो ओडिपस ग्रंथि, ठीक है। तो याद रखना, लिंग के प्रति इच्छा का भाव लिंग प्रधान अवस्था में आता है, बदिया होने से ये चिंता ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। चौथा है क्या, अव्यवस्थात्मक है, 6 से 12 वर्ष क्या होता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार का काम व्यवहार नहीं करता है। और नेक्स्ट 5वां है आपका जनेंद्रीय अवस्था, 20 वर्ष से लगातार होता है, ठीक है। विषम लैंगिक प्रेम, समलिंगी प्रेम इसमें, ठीक है, विषम लैंगिक, ठीक है, लड़के को लड़की से प्यार हुआ किस अवस्था में, जनेंद्रीय अवस्था में, ठीक है, कि नेहा मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, ऐसा है, तो ये विषम लैंगिक है, प्रेम समलिंगी, ठीक है, दूसरे के प्रति प्रेम, तो 20 वर्ष की अवस्था में जनेंद्रीय अवस्था बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइड के सिद्धांत का महत्व की बात करें तो बाल्यावस्था के अनुभव को महत्व प्रदान करना, अचेतन अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल, बाल निर्देशन, मानसिक स्वास्थ्य, छात्र केंद्रित अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के उद्देश्य को विस्तृत करना, संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल हो गया, मानव व्यवहार के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों पर अधिक महत्व देना, ये क्या हुए फ्राइड के सिद्धांत के महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट आइजेंक का हम व्यक्तित्व सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। व्यक्तित्व के बारे में आज हम पूरा परिचर्चा करने वाले हैं, बस आपको जुड़ना है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ठीक है। तो आइजेंक ने क्या 3 आधारभूत आयाम बताए, ठीक है। पहला इन्होंने बताया अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता बताया, दूसरा इन्होंने बताया उत्तेजनशीलता उन्माद बताया जिसे आप बनाम भावात्मक स्थिरता बोलते हैं, तीसरा इन्होंने बताया मन स्थातिकता बताया, ठीक है। तो अंतर्मुक्तता बनाम व्यक्तित्व में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि इसमें एक होता है अंतर्मुक्तता, ठीक है, बहुत आसानी से प्रभावित, निराशावादी, चिंताग्रस्त, कम उत्तेजित, कम महत्वाकांक्षी, वो गंभीर, परम अहम प्रभावी होते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया बहिर्मुखिता, ठीक है, आवेगशील, परिवर्तनशील, क्रियाशील, सामाजिक, इदम प्रभावी होता है इसमें, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया उत्तेजनशीलता उन्माद बताया, जिसे कि इन्होंने क्या बनाव भावात्मक स्थिरता बताया। उत्तेजनशीलता या उन्मादी क्या सुझावग्राही हो गए, भावात्मक कमजोर, आक्रामक, बेचैन होते हैं, जबकि भावात्मक स्थिर, शांत और विश्वासी होते हैं, ठीक है। और इन्होंने तीसरा बताया मन स्थापिता बताया, एकाग्रता, स्मरण, पठन में कमजोर व कम धारा प्रभावी होता है, इसमें अनुवांशिक व तंत्रिका कारक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक गुण गौण होते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रतिपादक किसने क्या, युंग, एडलर, हार्नी, इरिक, फ्रोन, इरिक्सन, ठीक है, सुल्लिवान, अन्ना फ्राइड, हार्टमैन ने इसका क्या किया था, नव मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत क्या था। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में शामिल नहीं है, आपको युंग एडलर दे देगा, हार्नी दे देगा, इरिक फ्रेम दे देगा, और आपको एक और दे देगा, कोई क्या, एक आपको थॉर्नडाइक दे देगा। तो आपको छांटना है कि कौन नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में शामिल नहीं है, ठीक है। तो युंग, एडलर, हार्नी हो गए, इरिक, फ्रोम, इरिक्सन, सुल्लिवान हो गया, अन्ना फ्राइड और हार्टमैन तो शामिल है, ठीक है। देखो इनके अनुसार व्यक्तित्व केवल जैविक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, अपितु सामाजिक कारकों से भी प्रभावित होता है, ठीक है। नव विश्लेषणवादी सिद्धांत जो इसके प्रतिपादक हैं, इन्होंने क्या बोला, जो व्यक्तित्व है केवल जैविक कारकों से ही प्रभावित नहीं होता है, उसमें सामाजिक कारक भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने व्यक्ति की आशावादी छवि के ऊपर बल दिया, ठीक है। जो नव विश्लेषणवादी सिद्धांतकारी हैं, इन्होंने क्या व्यक्ति के आशावादी छवि के विस्तार पर बल दिया, अचेतन का संबंध आध्यात्मिक से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ल युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, ठीक है, मनोविज्ञान पर इन्होंने क्या बोला कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिस्पर्धी शक्तियां व संरचना कार्य करती है, व्यक्ति व समाज की मांग व वास्तविकताओं के बीच कोई द्वंद्व नहीं होता है। सामाजिक अचेतन पर इन्होंने बल दिया, मदर आर्केटाइप, फादर आर्केटाइप, हीरो आर्केटाइप, अनिया, अनिमस, शैडो का प्रयोग इन्होंने किया। आपसे पूछेगा
कि निम्नलिखित में से अनिया एनिमस शैडो का प्रयोग किसने किया? तो ये किसने किया था? मैंने आपको बताया कार्ल युंग ने किया था। कार्ल युंग ने किया था। कार्ल युंग ने 1913 में विश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना किया। आपसे पूछेगा कि 1913 में विश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना किसने की? महत्वपूर्ण है, तो कार्ल युंग ने की। ठीक है, व्यक्तित्व और उसका प्रकार का तो पूरा आपका सिलेबस में है, तो इसलिए ये वीडियो लंबी भी बनेगी, हम पूरा परिचर्चा करेंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सार्थक जीवन पर बल दिया। वह दो मनों का उल्लेख इन्होंने किया। एक चेतन मन इन्होंने बताया जिसका संबंध ईगो से होता है, चेतन मन का संबंध ईगो से होता है। एक इन्होंने बताया अचेतन मन जिनका अनुभव ईगो को नहीं, वो क्या होते हैं? अचेतन होते हैं। अचेतन अधिक बल दिया इन्होंने। व्यक्तित्व बचपन की भूली बिसरी यादें इसमें सम्मिलित होती हैं। और एक दूसरा इन्होंने बताया कि सामूहिक चेतना होती है जिसमें आदिकालीन प्रतिमाएं जो पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, तो अचेतन मन पे इन्होंने बल दिया। और एक बोला कि बचपन की भूरी बिसरी यादें, व्यक्तिगत जो बचपन की भूरी बिसरी यादें हैं। और दूसरा इन्होंने बताया सामूहिक या अचेतना। ठीक है, आदिकालीन प्रतिमाएं जो पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व के 5 प्रकारों की चर्चा की। इन्होंने बताया पर्सोना मैंने बताया कि व्यक्तित्व लैटिन भाषा के किस शब्द से? पर्सोना शब्द से निकला है, तो पर्सोना बाहरी व्यक्ति हो गया। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया एनिमा इन्होंने बताया कि पुरुष स्त्रीण पहलू बताया। ठीक है, एनिप्स बताया स्त्री का पौरुष पहलू। छाया पार्श्विक मूल्य प्रवृत्तियां बताई। और आत्मा आपका 5वां है, आत्म संपूर्णता की ओर ले जाना वाला व्यक्तित्व। ठीक है, युंग ने व्यक्तित्व विकास के 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया। युंग ने 4 अवस्थाओं का, जो व्यक्तित्व का विकास है, ठीक है, जो व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होता है, युंग ने 4 अवस्थाओं में किया। एक बाल्यावस्था, एक प्रारंभिक यौन अवस्था, एक मध्य अवस्था, एक वृद्धावस्था। तो इन्होंने युंग के अनुसार व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, प्रारंभिक यौन अवस्था, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, नेक्स्ट आप हम जानेंगे कार्ल युंग विशेष के बारे में परिचर्चा करेंगे, तो इसके बारे में जानेंगे। युंग ने मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक या मन के 4 कार्य बताए। पहला इन्होंने संवेदना बताया, दूसरा इन्होंने चिंतन बताया, तीसरा इन्होंने भाव बताया, चौथा इन्होंने अंतर्ज्ञान बताया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए पूरा सेशन जुड़ना है और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करना है। तो इम्पोर्टेंट है आपके, पूछेगा कि युंग ने मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप मन के कितने कार्य बताए? तो 4 कार्य बताए। पहला इन्होंने संवेदना बताया, दूसरा चिंतन बताया, तीसरा भाव बताया, चौथा इन्होंने अंतर्ज्ञान बताया। ठीक है, मनोगतीय ऊर्जा की बात करूं तो युंग के अनुसार मनोगतीय ऊर्जा शारीरिक और चापचय की प्रक्रिया का परिणाम है। यह कम शक्तिशाली जीवन मूल्यों की ओर से अधिक शक्तिशाली जीवन मूल्यों की ओर प्रभावित होता है। युंग ने मानसिक ऊर्जा की व्याख्या के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, युंग ने क्या किया? जो मानसिक ऊर्जा है, ठीक है, जो आपकी मेंटली एनर्जी है, उसके लिए इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। विलोम का नियम, पहला इन्होंने बताया विलोम का नियम, दूसरा इन्होंने बताया तुल्यता का नियम, तीसरा इन्होंने बताया इंट्रोपी का नियम। ठीक है, इंट्रोपी का नियम। आपसे पूछेगा कि युंग ने मानसिक ऊर्जा के कितने नियम बताए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम शामिल है? पूछेगा 4 दे देगा, 3 खराब दे देगा, एक आपको देगा यहाँ से। विलोम का नियम दिया, तुल्यता का नियम दिया और क्या इलेक्ट्रिक का इन्होंने नियम दिया था। ठीक है, देखो कैरोन होनी ने प्रत्येक लिंग के व्यक्ति में गुण होते हैं जिसका प्रशंसा क्या विपरीत लिंग को करनी होती है। महिला जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक से ज़्यादा प्रभावित होती है। जो महिलाएं होती हैं जैविक कारक की अपेक्षा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक से क्या होती है? अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, कैरोन होनी की व्यक्तित्व अवधारणा बताऊं तो बालक स्वभावतः दुश्चिंता, असहाय व पराजय का अनुभव करते हैं। इसके कारण बालक में मूल दुश्चिंता उत्पन्न होती है। बाल्यावस्था में इसके 3 भाव होते हैं। ठीक है, एक आपका असमर्थता, दूसरा विद्वेष, तीसरा अलगाव से होता है। ठीक है, आवश्यकताओं को 3 शीर्षक में विभाजित किया इन्होंने क्या 10 आवश्यकताओं को 3 शीर्षक में विभाजित किया। व्यक्ति की ओर अग्रसर होना, प्रेम की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यक्ति से दूर जाना आत्मनिर्भरता हो गया और व्यक्ति के विरोध में अग्रसर होना शक्ति आवश्यकता हो गया। इन तीनों परिवर्तनों से 3 प्रकार के व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। एक आपका फरियादी प्रकार, झुकने वाला, एक आपका विद्वेष, विरुद्ध होने वाला, एक आपका असंबंध, व्यक्तियों से दूर हटने वाली प्रकृति। ठीक है, एरिक फ्रॉम ने क्या पता मानवीय महत्व और सामाजिक उन्मुखता का समर्थन किया। मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मानव एक
सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अब हम देखो जितना महत्वपूर्ण है उनके बारे में ही चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ तक एनर्जी बना रहना, जो मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हैं, देखो उनके सपने साकार करने की हमारी जिम्मेदारी है। उनके लिए मैं मैराथन क्लास लाने वाला हूँ। किसके बारे में? संपूर्ण शिक्षा नीति के बारे में। 1954 से हम पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी 1954 नहीं है, 1854 से हम चर्चा परिचर्चा। 1854 जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके मस्तिष्क में बात आ गया शिक्षा नीति की। अगर हम बात करें तो हम जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वहाँ से चर्चा करेंगे। और मैं मेरे जो डेली के लर्नर हैं वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, शेयर करते हैं जहाँ संसाधनों के अभाव है, उन्हें PDF में स्पेशल सेंड करने वाला हूँ। कार्य चल रहा है आप, ठीक है, मैं नोट्स बना रहा हूँ, उनके लिए नोट्स बन रहे हैं अपने हाथों से। अब मैं 4 या 5 किताबों का मिश्रण है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। ठीक है, तो पूरी एनर्जी के साथ जैसे मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मैं आपके साथ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रात के मैं 4-4 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी हमारा क्या करना होगा? हमारी मेहनत को साकार करना पड़ेगा। ठीक है, सपना आपका साकार हमारे करने का क्या है? जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जो अल्फ्रेड एडलर है, इन्होंने क्या बोला? मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के इन्हें जनक कहा जाता है। किसे? अल्फ्रेड एडलर को। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी बन गई है, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, बाकी आप PDF से पढ़ लेना। देखो जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने किया था। ठीक है, पूछेगा मानवतावादी सिद्धांत तो किसने प्रतिपादन, किसने? मैस्लो रोजर्स ने किया था। ठीक है, और शील गुण उपागम विशेषक सिद्धांत कौन प्रतिपादक हैं? तो आल्पोर्ट हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व का प्रथम अफ्राइड प्रतिमान माना जाता है इन्हें। ठीक है, इनकी पुस्तक है पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी, तो कैटल सहयोगी थे इनके। ठीक है, तो किसकी पुस्तक है? पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी, तो किसकी है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बाकी आप इसे पढ़ लेना, पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रतिकारक सिद्धांत, तो किसने प्रतिपादन किया? कैटल महोदय ने किया था। ठीक है, इनके अनुसार सामान्य व्यक्ति में कितने गुण होते हैं? 23 गुण होते हैं। किसने बोला कि सामान्य व्यक्ति में 23 गुण होते हैं? तो किसके अनुसार? कैटल के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार असामान्य व्यक्ति में 12 गुण होते हैं। सामान्य व्यक्ति में कितने गुण होंगे? 23 गुण होंगे, और असामान्य व्यक्ति में पूछेगा तो 12 गुण होते हैं, और कुल पूछेगा तो 16 प्रधान गुण होते हैं। 16 कितने होते हैं? प्रधान गुण होते हैं कैटल महोदय के अनुसार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, सारा आपको पढ़ना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो इन्होंने बात करूं तो कारकों के 2 विपरीत ध्रुव बताए। ठीक है, देखो फैक्टर ABCD में इन्हें विभाजित किया कि फैक्टर A में उत्साही व्यक्ति होते हैं तो उसका अपोजिट, ठीक है, कारक 2 में क्या होगा? एकांकी व्यक्ति होगा। ठीक है, फैक्टर B में, अगर फैक्टर B में अधिक बुद्धिमान होगा तो फैक्टर दूसरे में उसका विपरीत क्या होगा? कम बुद्धि हो गया। देखो फैक्टर C में स्थिर बुद्धि वाला हो गया तो उसमें संवेगात्मक हो गया। अब फैक्टर E में दृढ़ होगा तो इसमें नरम होगा। ठीक है, हंसमुख वाला सौम्य हो गया। इनके विपरीत बताया आध्यात्मिक सांसारिक हो गया, सामाजिक हो गया, उसका क्या विपरीत? संकोची होता है। ठीक है, तो आप जैसे संकालु का विश्वस्त होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। बाकी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? अल्बर्ट बांडुरा ने किया था, और सहयोगी वाल्टर थे इनके। ठीक है, मार्टर सेलिग्मैन मैन भी थी, इनकी पुस्तक सामाजिक अधिगम में व्यक्तित्व का विकास में इन्होंने किया। ठीक है, संप्रत्यय व्यक्तित्व का सावृत्त सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने दिया था। और मांग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिपादक कौन थे? हेनरी मुरे थे। मांग सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी मुरे थे। मनुष्य का व्यवहार वातावरण द्वारा उत्पन्न 40 मांगों से प्रेरित होता है। किसने कहा? तो किसने कहा? हेनरी मुरे ने कहा। इनने कौन सा सिद्धांत दिया? मांग का सिद्धांत दिया था। शारीरिक रचना का सिद्धांत पूछेगा तो प्रतिपादक कौन है? क्रेसमर व सेल्ड्रन है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं देखो व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादक है डोनाल्ड मिलर। इन्होंने 4 प्रकार के कारक बताए, एक प्रणोदन बताया, दूसरा संकेत बताया, तीसरा अनुक्रिया बताया, चौथा पुनर्बलन बताया। ठीक है, गिलफोर्ड ने शील गुण का सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति अपने शील गुणों के कारण अलग अलग होता है। गिलफोर्ड ने 7 शील गुण रूपात्मक बताए। ठीक है, एक बताया आकृति मूलक शील गुण हो गया, शारीरिक शील गुण हो गया, आवश्यक अभिरुचि शील गुण हो गया, मनोवृत्ति हो गया, अभियोग्यता हो गया, चित्त प्रवृत्ति हो गया, प्रथम 2 कायिक व अंतिम 5 व्यवहारवाद मूलक पहलू हो गए। ठीक है, तो व्यक्तित्व का मापन देखो आत्मनिष्ठ मापन हो गया, वस्तुनिष्ठ मापन हो गया, प्रेक्षेपण प्रेक्षी विधि हो गया, मनोविश्लेषण हो गया। व्यक्तित्व का मापन
मापन किन किन विधियों से किया जाता है। ठीक है, तो पहले अगर बात करूं तो आत्मनिष्ठ विधियां, तो आत्मकथा निरीक्षण विधि से विलियम वुंट और विट्टिस्नेन ने दिया था। अर्थ क्या होता है, स्वयं का स्वयं द्वारा निरीक्षण करना है। ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि जिसे आप केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, देखो टाइडमैन असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे बाल अपराधी, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक इत्यादि। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक लिपले ने किया था। प्रश्नावली विधि का जनक। ठीक है, जो क्वेश्चनरी मेथड है किसने, सुकरात ने दिया था। ठीक है, मनोविज्ञान का शुरुआत किसने, बूडवर्थ से माना जाता है। ठीक है, प्रश्नावली के 4 प्रकार बताए, मुक्त प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, ठीक है, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, नोट रखना 1880 में फ्रांसीसी गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व का मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट है। और साक्षात्कार विधि बोले तो 2 प्रकार, आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान, यह विधि प्रेक्षण विधि में भी शामिल है। को औपचारिक संगठित होती है, दूसरा आपका अनौपचारिक असंगठित होती है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि की बात करूं तो निरीक्षण विधि JB वाटसन ने दिया था। ठीक है, औपचारिक विधि निर्धारित समय पर क्या स्थान होता है, अनौपचारिक स्थान समय पर निर्धारित होता है। और समाजमिति विधि JL मोर्नो ने दिया था 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है क्या, नेक्स्ट आपके है एक मिनट, वस्तुनिष्ठ हमने जान लिया। अब आपका है प्रेक्षेपण प्रेक्षी विधियां। सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है, सिगमंड फ्रॉइड ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने इसका प्रयोग किया था। इन विधियों द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में दबी हुई दमित इच्छाओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट विधियां हैं, जैसे आप जानते हैं क्या, इंक ब्लोट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण हो गया। ठीक है, और आपका क्या क्या हो गई, जो विभिन्न क्या है, जैसे आपका TAT विधि। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं बताओ मुझे, थीमेटिक। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोधि परीक्षण हो गया। ठीक है, CAT विधि हो गया। ये व्यक्तित्व के परीक्षण की विधियां हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करने वाले हैं, जो व्यक्तित्व संबंधी क्या है, प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, अगर जुड़े रहते हो तो हम इसी में इसके बारे में परिचर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगर आप में शक्ति बनी है तो हम इसमें ही परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर जुड़े हैं तो हम परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें IBT आता है। ठीक है, इंक ब्लोट टेस्ट आता है, जिसे आप स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। प्रतिपादक कौन है, हरमन रोडसा, 1921 में इन्होंने दिया। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। ठीक है, इनके अनुसार एक बिंदु के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, पहला स्थान, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा मौलिकता, चौथा इसका निर्धारण तत्व। ठीक है, 10 कार्ड होते हैं इन्होंने बताया, 5 बिल्कुल काले व सफेद होते हैं तथा 5 विभिन्न रंग के होते हैं, और 2 काले व लाल होते हैं, 3 अन्य रंग के होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो क्या है, जो इंक ब्लड टेस्ट है, ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण है। ठीक है, इसमें क्या बोला, 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, 5 तो बिल्कुल काले होते हैं, बिल्कुल काले मिलेंगे, 5 आपको क्या मिलेंगे, 5 विविध रंग के मिलेंगे, जिसमें 2 आपको काले व लाल मिलेंगे, 3 आपको अन्य रंग के मिलेंगे। इसका प्रतिरूप होल्डेजमैन ने 1961 में बनाया। भारत में जी प्रभु ने अनुकूलन इसका किया था। ठीक है, IBT परीक्षण की उपयोगिता क्या है, असामान्य व्यक्तियों की समस्याओं का पता लगाना, कदाचारी समस्यापूर्ण बच्चों की विभिन्न गलत क्रियाओं का पता लगाना, और बुद्धि बौद्धिक स्तर को जानने में उपयोगी, और व्यक्तित्व के मानसिक, भावात्मक व सामाजिक पहलू के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका TAT, जिसे आप प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं। प्रतिपादन मार्गन व मुर्रे ने किया था 1935 में, संशोधन 1938 में किया था। इसमें कितने 30 कार्ड होते हैं, एक खाली कार्ड होता है। ठीक है, और देखो 30 कार्ड होते हैं प्लस एक खाली, तो टोटल 31 हो गया। 30 कार्ड काले व सफेद रंग के होते हैं, वह एक बार में 20 कार्ड व 19 सचित्र व एक रिक्त का प्रयोग होता है। 10 कार्ड पुरुषों के होते हैं, 10 स्त्रियों के लिए होते हैं, 10 दोनों के लिए होता है, एक खाली कार्ड होता है। 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए यह विधि उपयोगी है। ठीक है, इसमें देखो इस व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों परीक्षण होता है। एक होता है परीक्षण उपयोगिता में अगर बात करें तो अभिवृत्ति, आवश्यकता, उपलब्धि स्तर, भाव, संवेग, संबंध व मानसिक जटिलताओं का पता लगाने में उपयोगी है। TAT परीक्षण विषय, इसमें 5 बिंदुओं का मापन किया गया है। पहला नायक नायिका का पता लगाना, दूसरा आवश्यकता, मुख्य आवश्यकता, 28 मानव आवश्यकताओं का मापन जो उपलब्धि संबंध में प्रवृत्ति स्थापित करता है। तीसरा प्रेस वातावरण संबंधी बल, लगभग 30 होते हैं, इनकी आवश्यकता पूर्ण या वंचित रही है। चौथा थीमा बताया। ठीक है, नायक की आवश्यकता व वातावरण संबंधी बल में हुई है। ठीक है, 5वां इन्हें परिणाम बताया। निष्कर्ष निश्चित व अनिश्चित होते हैं। उमा चौधरी ने अनुकूल में 14 कार्ड होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपका विधि है जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे CAT विधि के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम चर्चा परिचर्चा किसके बारे में कर लेते हैं, जो क्या है, जो उमा चौधरी ने 14 कार्ड बताए उनके बारे में हमने जाना, ठीक है। तो इसका प्रयोग सामान्य व न्यूरोटिक व्यक्ति के अध्ययन में उपयोगी होता है। एक बार में 19+1 कार्ड का प्रयोग होता है, 19+1 कार्ड का प्रयोग होता है। M लिखे कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं, B लिखे हुए कार्ड लड़कों के लिए होते हैं, F लिखे कार्ड महिलाओं के लिए होते हैं, G लिखा हुआ कार्ड लड़कियों के लिए होगा, ठीक है। जो 19 कार्ड है इसमें M लिखा होगा तो वो कार्ड पुरुषों को संदर्भित करेगा, ठीक है। जो B लिखा हुआ कार्ड है वो लड़कों को संदर्भित करेगा, और F लिखा महिलाओं को, और G लिखा हुआ लड़कियों को संदर्भित करेगा, ठीक है। इसका विश्वसनीयता गुणांक पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो 0.91 तक होता है, ठीक है, तक होता है, इंपोर्टेंट है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए बालक अंतर्बोध परीक्षण, प्रतिपादन किसी लियोपोल्ड बेकर ने 1948 में किया था। 10 कार्ड होते हैं, जानवरों के इसमें चित्र होते हैं, ठीक है। 3 से 10/11 बच्चों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। 3 से 10 साल के बच्चों के लिए उपयोगी होता है, 11 साल तक। डॉक्टर अर्नेस्ट कृष्ण ने 1991 में इस विधि का विकास किया था, ठीक है। नेक्स्ट विधि आपके लिए है FWAT फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण, ठीक है। उद्दीपक शब्द को सुनकर उसमें संबंधित शब्द बोलने होते हैं। प्रतिपादक फ्रांसीसी गाल्टन था। 1879 में 75 समूह शब्दों की ने सूची तैयार की थी। सर्वप्रथम प्रयोग इसने युंग व फ्राइड ने किया था। 1904 में युंग ने 100 शब्दों का मापन की सूची तैयार की थी, ठीक है। देखो नेक्स्ट है SCT, ठीक है। तो SCT परीक्षण के बारे में प्रतिपादन किसने, पाइने व टेलर ने 1930 में किया था। अधूरे वाक्यों का परीक्षण होता है, अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। मुझे दुख का अनुभव होता है, ठीक है। उसके बाद डॉट 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 दिया है तो इसको पूरा करना है। मुझे दुख का अनुभव होता है जब मेरी डेली के लंदन मेरे साथ जुड़ते नहीं है मेरे इतनी मेहनत करने के बावजूद, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, SCTA विधि के अंतर्गत आएगा। यह 14 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। सबसे पहले प्रयोग एम्बिंग हॉब्स ने भारत के विश्वनाथ मुखर्जी ने किया था, ठीक है। SCT की उपयोगिता क्या होती है, नाटक या अभिनय विधि, खेल विधि। इसकी SCT की उपयोगिता क्या होती है, दबी हुई दमित इच्छाओं, अचेतन मन तथा अध्ययन करने में होता है। नेक्स्ट आपका नाटक व अभिनय विधि, खेल विधि बोलते हैं, ठीक है। JL मोरेनो ने इसका प्रतिपादन किया, ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट है देखो SAT विधि, ठीक है। SAT विधि प्रतिपादन लियोपोल्ड बेकर ने किया। 16 कार्ड होते हैं, 50 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। नोट रखना है, उमा चौधरी ने 1978 में भारत में इसका अनुवाद किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मोजेक परीक्षण, ठीक है। प्रतिपादन मार्गरेट किसने, लोवेनफील्ड ने किया था, ठीक है। चित्र कहानी बनाओ परीक्षण, नेक्स्ट है चित्र कहानी बनाओ परीक्षण। प्रतिपादन किसने, स्ट्रीटमैन ने किया था। इसमें 22 चित्र होते हैं, ठीक है। घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण, घर पेड़ प्रतिपादन किसने किया था, बक महोदय ने किया था, ठीक है, बक महोदय ने किया था। नेक्स्ट है आपका क्या, डॉक्टर S पर्सन परीक्षण, ठीक है। प्रतिपादक मैकहोवर है, 1926 में किया इन्होंने, ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट है 16वां मनोविश्लेषण विधि, फ्राइड ने इसका प्रतिपादन किया था। और आपका देखो नोट करना है आपको, देखो संजोदी विधि, इसमें क्या 48 फोटोग्राफ होते हैं। नोट करना है, व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक के जनक एडलर हैं, ठीक है। TAT टेस्ट का भारतीय रूपांतरण किसने किया, डॉक्टर उमा चौधरी ने किया था 1960 में, ठीक है। SCTA दुबे व अर्चना दुबे ने किया 1987 में। भगनासा संबंधी चित्र अध्ययन रोजर्स बिंग ने 24 कार्टून होते हैं, भारत में इसका अनुवाद डॉक्टर उदय पारिक ने किया था, ठीक है। तो ये हमने जो मुख्य क्या थी, मुख्य विधियाँ थी, उनके बारे में भी हमने चर्चा परिचर्चा की है। बाकी ये पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न है, हमने इसके बारे में पहले चर्चा परिचर्चा की है, ठीक है। व्यक्तित्व से संबंधित हमने MCQs लगाए हुए हैं, पहले मैंने एक मॉक टेस्ट के तौर पे लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया गया है वह कैसा है, स्कूल लेक्चरर 2013 में पूछा गया है। तो मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह अचेतन है, ठीक है। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है, इदम है, अहम है, क्या है, अधि अहम है। हमने बताया ईद हो गया, ईगो हो गया, सुपर ईगो हो गया। स्कूल लेक्चरर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हमने पहले इनके बारे में चर्चा परिचर्चा की है। तो व्यक्तित्व के बारे में हमने कंप्लीट चर्चा परिचर्चा की है, ठीक है। आपको जुड़ना है, अपने सपने साकार करने हैं तो आज ही हमारे साथ संलग्न होना है और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देनी है। तो हमारी करीब 1.5 घंटे की ये वीडियो बन गई है, व्यक्तित्व के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा परिचर्चा की है। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आज ही जुड़ना है। अगर PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम को
ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो डेली प्राप्त करने के लिए आप हमारे वाईटी चैनल पर संलग्न हो सकते हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा मेहनत दृढ़ शक्ति और क्या संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमने आपके लिए 2 घंटे मेहनत की है, तो आपको भी हमारे मेहनत को साकार करना है। वीडियो 10 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये वीडियो वहां तक पहुंचा दो जहां संसाधनों के अभाव है। ठीक है, बाकी एक बार आप पढ़ लेना। अब पढ़ने से आपको क्या आ जाएगा कि समझ में आ जाएगा, मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद आप दूसरी बार पीडीएफ आप पढ़ लेना, 1.5 की स्पीड से आप वीडियो देखना, दूसरी बार आप पीडीएफ का रिवीजन करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। आज ही संलग्न होना है अपने यूके टीचिंग परीक्षा के ऐप पर। थैंक यू सो मच।